चैप्टर नंबर 3 मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट। बच्चों ये लेसन आपकी सेकंड बुक भारत लोग और अर्थव्यवस्था का सबसे शॉर्ट लेसन है। इसका रीजन है क्योंकि फर्स्ट बुक के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 4 दे रखा है वो भी मानव विकास है, सेकंड बुक के अंदर भी आपका चैप्टर नंबर 3 दे रखा है ये भी मानव विकास है। दोनों के बीच में डिफरेंट यही है, जैसा कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बता दिया था, क्योंकि फर्स्ट जो बुक है वो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है जो कि इंटरनेशनल लेवल की बात करती है, सेकंड जो बुक है वो आपकी इंडिया से रिलेटेड बात करती है। तो मानव विकास भी कुछ इस प्रकार का दे रखा है। इस वाले चैप्टर के अंदर आपको जो डेटा मिलेगा वो इंडिया से रिलेटेड मिलेगा। तो ये लेसन बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये 10 मिनट से भी ऊपर का लेसन नहीं लगता मुझे। देखते हैं कितनी देर का ये लेसन बनता है। जो टॉपिक है वो भी आपके सेम होंगे, बस जो डेटा आएगा वो आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा और उसे आपको काफी ध्यान से भी समझना है। तो चलिए बच्चों आज के इस लेसन को हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 30 तारीख के बाद Q&A सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो PDF नोट्स आपको वहीं पर ही अवेलेबल कराए जाएंगे, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बच्चों आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर का जो नाम है वो है मानव विकास। अब बात ये आती है कि इस मानव विकास का क्या अर्थ होता है। तो देखिए बच्चों काफी सिंपल सा इसका मीनिंग है। ये क्या बात कर रहे हैं, लोगों के विकल्प को बढ़ाने की और साथ ही जल कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाने की मानव विकास बात करता है। कहने का मतलब जितना ज्यादा लोगों के पास विकल्प होंगे, ऑप्शन होंगे, वह उतना ही ज्यादा अपना तो विकास यानी डेवलप कर सकेगा और साथ ही वह अपनी सोसाइटी का यानी समाज का भी विकास कर सकेगा। और इसका मतलब ये होगा कि जल कल्याण का जो स्तर है वो ऊंचा उठने लगेगा। आप देखिए जब भारत आजाद हुआ था और आज के समय जो भारत है कितना ज्यादा डिफरेंट है। उसका क्या रीजन है कि लोगों के पास विकल्प आए। अब एग्जांपल इसके कुछ दिए जाते हैं, जैसे लोगों के पास पहले फोन नहीं होता था तो बातें नहीं हो पाती थी। आज के समय क्या है, विकल्प है। अगर आप एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जा सकते, किसी को अपना फेस नहीं दिखा पाते, तब भी आप बात कर सकते हो उस व्यक्ति से। किसके माध्यम से, फोन के माध्यम से। कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चीजें इतनी सारी होगी, इतना सारा स्मार्ट चीजें आ चुकी है, तो क्या है लोगों के पास विकल्प यानी ऑप्शन बढ़ चुके हैं। तो इसका हमें असर भी देखने को मिलता है कि समाज के अंदर वृद्धि भी देखने को मिली है। तो यही तो मानव विकास है। तो आई होप आप इसके बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। अब बात ये आती है कि हमें मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए बच्चों मानव विकास की आवश्यकता इसलिए है ताकि आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके। इसके पीछे कुछ रीजन है, वो कौन कौन से है आइए उसके पर नजर डालते हैं। तो पहला है कि राष्ट्रीय आय यानी जो नेशनल इनकम होती है उसके अंदर वृद्धि की जाए। यदि राष्ट्रीय आय के अंदर वृद्धि होगी तो इसका असर प्रति व्यक्ति आय में भी देखने को मिलेगा, जो कि वो ग्रोथ पाएगा। कहने का मतलब राष्ट्रीय आय क्या होती है कि एक साल के अंदर एक देश ने कितना पैसा कमाया वो अलग अलग फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करती है, जिसके अंदर सरकार को एक साल के अंदर कितना टैक्स प्राप्त हुआ, साथ ही आयात और निर्यात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये भी मायने रखता है। तो जब आप इकोनॉमिक पढ़ते हो तो नेशनल इनकम के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। तो इसलिए जितनी ज्यादा किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी उतना ही उसका असर प्रति व्यक्ति आय में भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए मानव विकास आवश्यक हर एक देश के लिए जरूरी हो जाता है। और साथ ही ये क्या बात करता है, उत्पादन यानी जो प्रोडक्शन है उसकी नई तकनीक का विकास करना। कहने का मतलब आज के समय में क्या हो गया, जो प्रोडक्शन है वो मशीनों से ज्यादा होता है, क्योंकि मशीन क्या करती है वह एक तो समय बचाती है और काफी तेजी से प्रोडक्शन करती है। पहले क्या होता था, श्रम प्रधान तकनीकों से काम किया जाता था, यानी कि उसमें मेहनत मजदूरी ज्यादा होती थी, लेकिन आज के समय में स्मार्ट वर्क किया जाता है। कहने का मतलब कि मशीनें इतना काम कर जाती हैं कि जितना 100 व्यक्ति भी नहीं कर पाते। उसी प्रकार जो कुशल श्रमिक है यानी जो स्किलेबल जो है, जैसे इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, यानी समाज के वो व्यक्ति जो समाज में वृद्धि ला सके, उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, तो तभी तो समाज के अंदर विकास देखने को मिलेगा। और लास्ट है वो है श्रम का महत्व रखना। इसका मतलब ये है कि जो मजदूर होते हैं, जो कृषक होते हैं, इनका महत्व काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब बात आती है प्राइमरी एक्टिविटी की यानी प्राथमिक क्रियाओं की, तो उसके अंदर श्रम का महत्व सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सारी की सारी जो चीजें होती है उन्हीं के माध्यम से की जाती है।
तो इसलिए हर एक पहलू मायने रखता है मानव विकास के संदर्भ में। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो पॉइंट्स हैं मानव विकास के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि आर्थिक विकास में वृद्धि ला सके। तो आई होप आप इनके बारे में अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मानव विकास सूचकांक। तो बच्चों ये वाला जो टॉपिक है ना, उसके अंदर एक नंबर तो यूं ही निकल जाता है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। इंग्लिश में इसे HDI कहा जाता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। अब बात आती है कि सर ये मानव विकास सूचकांक क्या होता है। अगर बच्चों आपने फर्स्ट बुक का चौथा चैप्टर देखा होगा तो उसके मैंने सेकंड पार्ट में बता दिया था मानव विकास सूचकांक के बारे में A to Z जानकारी। अगर आपने वो नहीं देखी तो आई बटन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मानव विकास का क्या अर्थ होता है ये आपको मैं जरूर बता देता हूं। एक आपके लिए मैंने क्लिप निकाल के रख रखी है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मानव विकास सूचकांक समझिए आसान भाषा में कि ये क्या होता है। देखिए मानव विकास सूचकांक जो है वो एक मापक है, यानी कि मेजर है। इससे क्या होता है कि इससे किसी देश के लोगों के विकास का मापन किया जाता है। अब ये मेजर है वो 3 फैक्टर के ऊपर काम करता है। सबसे पहले कि स्वास्थ्य कैसा है, फिर शिक्षा कैसी है और प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम कैसी है। इसी के आधार पर मानव विकास सूचकांक किसी भी देश को स्कोर देता है और स्कोर के आधार पर ही उस देश की रैंक का पता चलता है। ये जो स्कोर होता है 0 से लेकर 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। इस तरह स्कोर 1 के जितना पास कोई देश होता है वहाँ का मानव विकास सूचकांक का स्तर भी उतना ही ज्यादा अधिक होता है। इस तरह 0983 का जो स्कोर है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम यानी बहुत अच्छा माना गया है, और जबकि 0268 ये मानव विकास का सबसे कम यानी मिनिमम स्तर माना गया। अगर मैं कैटेगराइज बात करूं तो जो HDI यानी मानव विकास का जो मान है 0 to 0.499 होगा तो ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होंगी। दूसरा 0.499 to 0.799 तो इस कैटेगरी के अंदर विकासशील देश यानी कि डेवलपिंग कंट्री आते हैं। तीसरा जो है वो 0.799 to 1। अब इस वाली जो कैटेगरी में आते हैं वो आते हैं विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्री। तो आप इस तरीके का अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक जो है वो स्तर के ऊपर काम करता है। पहला था स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा प्रति व्यक्ति है। आई होप कि बच्चों आपको मानव विकास सूचकांक के बारे में अच्छे से जानकारी हो चुकी होगी। अब देखिए बुक के अंदर आपका डेटा दे रखा है विश्व में मानव विकास सूचकांक का। ये जो डेटा है वह UNDP की रिपोर्ट के द्वारा 2018 का है। तो 2018 में HDI की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर नॉर्वे जो था वो पहली कंट्री थी, जिसके जो पॉइंट थे वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और उसी तरह बाकी कंट्री भी दे रखी है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने देश की भारत की तो देखिए भारत का जो स्कोर था वो कितना था 0.640 और कंट्री में ये 130 नंबर पर आया था। तो ये वाला जो डेटा है वो आपको जरूर ध्यान रखना है ताकि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो आप अच्छे तरीके से इसका आंसर दे सके। आगे हम बात करते हैं भारत के अंदर मानव विकास के सूचक कौन कौन से हैं। तो बच्चों इस वाले टॉपिक को भी आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये भी आपका एग्जाम टाइप वाला ही है। तो देखिए कौन कौन से हैं। तो पहला है आर्थिक उपलब्धि, दूसरा है सामाजिक जीवन और तीसरा है सामाजिक सशक्तिकरण। तो आइए तीनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आर्थिक उपलब्धि के बारे में कि समृद्ध संसाधनों का आधार होना चाहिए। कहने का मतलब जब संसाधन होंगे तभी तो मनुष्य उसे इस्तेमाल कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात ये आती है संसाधन हो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन संसाधनों की जो पहुंच है ना वह सभी व्यक्तियों के पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर व्यक्ति ही संसाधनों का इस्तेमाल करे, निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी संसाधनों का इस्तेमाल कर सके। मैंने होम साइंस के अंदर 11वीं में संसाधनों वाला चैप्टर पढ़ाया था। संसाधन आखिरकार क्या होते हैं। देखिए संसाधन सिंपल भाषा में वो होते हैं जो व्यक्ति के काम है, सिंपल सी बात। और तीसरा है उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी। तो ये क्या है, ये कल्याण की एक कुंजी है। हर एक व्यक्ति को प्रोडक्टिव होना चाहिए, वह कुछ ना कुछ ऐसा काम करे जो कि उसके काम तो आए, उसके समाज के भी काम आए, ताकि ग्रोथ जो है वो बढ़ती रहे निरंतर। इसलिए कहा जाता है उत्पादकता जो है प्रोडक्टिविटी वह एक की है कल्याण की। दूसरे सूचक में हम स्वास्थ्य जीवन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या बात की जाती है कि रोगों से और पीड़ा से मुक्त होना चाहिए जीवन। ऐसा ना हो कि पैदा हो गए उसके बाद बीमारियों से ही जूझते जूझते हमारी जिंदगी खत्म होगी। नहीं, मानव विकास सूचकांक में स्वस्थ जीवन में ये बात की जाती है कि व्यक्ति को रोगों से और पीड़ा से मुक्त रखना काफी ज्यादा जरूरी है। उसी तरह माताओं के अंदर जो प्रजनन मृत्यु दर है ना उसे घटाना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और वृद्धों के लिए यानी जो बुजुर्ग होते हैं उनके स्वास्थ्य सेवाएं काफी ज्यादा उपलब्ध उनके लिए कराई जानी चाहिए और कराती भी है सरकार है, ठीक है।
पर्याप्त पोषण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ मध्यम वर्ग का, अमीर वर्ग का व्यक्ति के पास जो पोषण है वो अच्छी मात्रा में पहुंचते हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग के, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास नहीं पहुंच पाता। तो ये क्या करता है, समाज के अंदर असंतुलन को बढ़ावा देता है। तो इसलिए स्वस्थ जीवन के अंदर पर्याप्त पोषण जो है वो हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना जरूरी है। उसी प्रकार व्यक्ति की सुरक्षा भी स्वस्थ जीवन के अंदर आ जाती है। और सबसे खास पॉइंट आता है वो है जीवन प्रत्याशा। तो इसका मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति कितना जी सकता है। तो हर एक देश की अलग अलग होती है जीवन प्रत्याशा। तो भारत के अंदर जैसे कहा जाता है ना कि 70 से 80 साल ही एज होती है। तो देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा, पोल्यूशन जितना ज़्यादा कम होगा, तो क्या आएगा कि वहाँ पर जो जिंदगी है ना वो और ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये एज ना बढ़ भी सकती है, 90 साल भी व्यक्ति जी सकता है एक औसत के आधार पर। तो इसलिए जीवन प्रत्याशा भी काफी अच्छा होना जरूरी है। और आखिरी हम सूचक के बारे में बात करते हैं, वो है सामाजिक सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण का मतलब होता है एम्पावरमेंट। देखिए, आपने पढ़ा भी होगा महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण यानी कि विमेन एम्पावरमेंट। उसमें क्या बात की जाती है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसरों से रूबरू कराना, ताकि वह अपना विकास कर सके। तो इसलिए सामाजिक सशक्तिकरण इस बारे में बात करता है कि सबसे पहला नियोजन का विशेष महत्व होना चाहिए। इसके अंदर यह बात की जाती है जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो उनके लिए एक योजना के आधार पर एक ऐसे कार्यक्रम, नीतियों को लागू किया जा सके ताकि वह अपनी आर्थिक हालात को सुधार सके। तभी तो समय समय पे सरकारों के द्वारा योजनाएं बनाई जाती है ताकि गरीबों का कल्याण हो सके, उनका विकास हो सके। और इसी के अंदर आता है साक्षरता दर में वृद्धि, यानी कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आपने स्लोगन भी सुना होगा। तो जितनी ज्यादा लिटरेसी होगी, यानी व्यक्ति जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, उतना ही देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा। लिंगानुपात में सुधार, तो ये एक सेंसिटिव इश्यू भी है। कहने का मतलब लिंगानुपात का क्या होता है, देखिए इसके अंदर यह देखा जाता है कि 1000 व्यक्तियों के पीछे कितनी महिलाएं आती है। तो इसके अंदर इसके दो फैक्टर काम आते हैं, प्रतिकूल और अनुकूल। अनुकूल जो होता है वह लड़कियों के फेवर में होता है और प्रतिकूल जो होता है वो लड़कियों के अगेंस्ट होता है। ये भी मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 मानव विकास फर्स्ट बुक में बता रखा है अच्छे तरीके से। तो इसलिए लिंगानुपात के अंदर जो सुधार है वो भी ज्यादा जरूरी है सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक में। लास्ट है बाल विवाह में कमी। आपने देखा होगा कि अर्ली चाइल्ड में जो परिवार है वो बच्चों की शादी करवा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो मेच्योरनेस होते हैं वो ज्यादा नहीं हो पाती और जो व्यक्ति है वह शादी विवाह जैसे बंधनों में जकड़ के रह जाता है। तो जल्दी विवाह सही नहीं रहता, ऊपर से जनसंख्या वृद्धि में भी ये अपना बड़ा योगदान देता है, जो कि समाज के लिए सही बात नहीं है। तो इसलिए बाल विवाह में कमी करना और एक अच्छी उम्र में आके ही, ताकि व्यक्ति चाहे वो लड़का हो या लड़की हो वो अच्छा सक्सेसफुल हो सके अपनी लाइफ में, तभी शादी करना जरूरी है। तो ये है भारत के अंदर बच्चों मानव विकास के सूचक। आई होप कि आपको हर एक के बारे में अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। बच्चों ये आप अपनी स्क्रीन पर एक डेटा देख रहे हो भारत में मानव विकास सूचकांक का, जो कि यूएनडीपी की रिपोर्ट है 2014 की, आपकी बुक में दे रखी है। तो इसके अंदर हाई, मीडियम और लो लेवल के जो सूचकांक है उसके बारे में बता रखा है। जो राज्य है वो कौन कौन से हैं, कौन सा राज्य उच्च कैटेगरी में, कौन सा मध्यम और कौन सा निम्न। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो हाई लेवल वाले हैं वो केरल और दिल्ली है। आप जानते हो कि केरला जो है वो साक्षरता में कितना अच्छा है, यानी वहाँ पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा रहते हैं पूरे भारत के अंदर, ठीक है। उसी तरह दिल्ली देश की राजधानी है, तो यहाँ पर आपको हर एक प्रकार की सुविधाएं देखने को मिलती हैं। तो इसी कारण यहाँ पर जो मानव विकास सूचकांक है वह काफी अच्छा है। तो इन दोनों की जो रैंक दे रखी है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 0.790, 0.750। उसी तरह अगर मिड की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और गोवा आते हैं, और निम्न वाले जो राज्य आपको देखने को मिलते हैं वो बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है, जिनकी जो रैंक है वो कुछ इस प्रकार दे रखी है। तो ओवरऑल जो 2014 का जो डेटा था एचडीआई का, वो भारत का 0.586 था। तो आप इस बात की अच्छी समझ रख सकते हैं। ये डेटा आपको बताना काफी जरूरी था, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू में ये वाले क्वेश्चन जरूर पूछ ले जाते हैं कि उच्च मानव विकास सूचकांक वाले जो राज्य थे वो कौन कौन से थे, या किसी एक राज्य के बारे में पूछ लिया जाएगा कि 2014 में इस राज्य की कितनी एचडीआई स्कोर था। तो आपको अच्छी नॉलेज होना जरूरी है, तभी मैंने आपके साथ ये डेटा शेयर किया है, ठीक है। तो बच्चों इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर जो 3 था वो पूरी तरीके से होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से जरूर समझ आ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट
मिलते रहे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।